नमस्कार साथियों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज यहाँ से हम देखते हैं, ये हमारी शायद 7वें नंबर की क्लास होगी। चलिए, पहला प्रश्न क्या कहता है, और बहुत बढ़िया प्रश्न हम लोग कर रहे हैं साथियों। हिंदी साहित्य के इतिहास के, काव्य शास्त्र के सारे प्रश्न इसमें कवर हो जाएंगे आप लोगों के, और याद करने में बहुत आसानी है। वन लाइनर पूरी बुक है, और जो भी साथी इसको मंगवाना चाहता है अपने घर पर, वो स्पीड पोस्ट के माध्यम से मंगवा सकता है। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए हैं, उन नंबर पर कॉल करें या व्हाट्सएप करें, या आपके एड्रेस पर ही आएगी। पहले आपको पेमेंट करना पड़ेगा, उन्हीं नंबर पर पेमेंट करना पड़ेगा, ताकि आप लोगों को वो आसानी से घर पर पहुंच सके। चलिए साथियों, पहला प्रश्न है, आदिकाल के कवि जिनकी भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट हैं। आदिकाल के कौन से कवि हैं जिनके हिंदी की जो भाषा है, जिनकी हिंदी भाषा या हिंदी की जो भाषा है वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है, वो कौन से कवि रहे हैं? अमीर खुसरो रहे हैं साथियों। चले आगे बात करते हैं। आदिकाल के कवि शरहप्पा की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठ योग का पल्लवन आगे चलकर, पल्लवन मतलब विस्तार, आगे चलकर कवि में हुआ। किसमें हुआ? कबीर के अंदर हुआ है साथियों। तो याद रखना, एक साथी ने मेरे से कहा, सर आदिकाल कब तक चलेगा? भाई, जब तक क्वेश्चन होंगे तब तक पूरे तो करवाने पड़ेंगे ना। आप बोलो तो मैं छोड़ देता हूँ, आगे बढ़ जाता हूँ, फिर 10 क्वेश्चन भक्ति काल के करवा दूंगा, फिर आगे बढ़ जाऊंगा, फिर अगले काल के करवा दूंगा, रीति काल के, फिर आगे बढ़ जाऊंगा। तो इससे क्या फायदा होगा बताओ? तो जितने क्वेश्चन हैं उतने क्वेश्चन हमें करने हैं, प्रैक्टिस करनी है ना हमें तो यार। और साथियों, मैं जरूर कहूंगा इस बुक को जरूर मंगवाइए आप अपने घर पर। चलिए आगे। आदिकाल के कवि शरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठ योग, नाथों में हठ योग की साधना नाथ करते थे, तो हठ योग का पल्लवन आगे चलकर कवि में हुआ था। किसके अंतर्गत हुआ था? कबीर के अंतर्गत हुआ था। कबीर ने हठ योग को अपनाया था। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषय ये कथन किसका है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा का कथन है। कथन हर प्रकार से आपको याद रखने हैं, क्योंकि कथनों से क्वेश्चन आता ही आता है साथियों। एक बार फिर पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में, बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, बौद्ध धर्म के सिद्धांत थे, उनमें देश की जो भी परिस्थितियां थी वो बदल रही थी, और नवीन भावनाओं का संचार किया, नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। तो हिंदी साहित्य के लिए जो है सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषय ये कथन किसका रहा था? डॉक्टर राम कुमार वर्मा का एक कथन है। अगला आता है, जसहर चरित्र के जो लेखक हैं वो पुष्पदंत हैं। जसहर चरित्र के लेखक का नाम क्या है? पुष्पदंत है। साथियों, अगर कहीं मिसप्रिंट है तो जरूर कमेंट कर देना, सर इसका आंसर ये होगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है साथियों, क्योंकि एक्सेप्ट करने वाला ही महान होता है, इस बात का ध्यान रखना। गलती मेरे से भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए अगर कहीं किसी का क्वेश्चन का आंसर मैं गलत बता दूं, तो आप लोग जरूर कमेंट करना कि सर इसका ये हो, क्योंकि जल्दीबाजी मेरे से भी हो सकता है। आगे। पंडिह सहल सत बखान ही, देह ही बुद्ध बसंत न जान ही। ये काव्य पंक्तियां साथियों किसकी है? सरपाद की काव्य पंक्तियां हैं, ध्यान रखनी है आपको। वह ग्रंथ जिसमें अलाह उदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है, वो कौन है? साहे परमार रासो। याद रखना साथियों, 3 ग्रंथ है, परमार रासो, बीसल देव रासो और पृथ्वीराज रासो। इन तीनों ही ग्रंथों पर जो है ना पूरा रासो काव्य मतलब कंप्लीट इनके ऊपर लिखा हुआ है। एक तरह से रासो साहित्य जो है वो इन तीनों पर ही टिका हुआ है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि क्वेश्चन भी इन तीनों से ही आते हैं, तो इन तीनों को ढंग से पढ़ लेना, ठीक है। तो वह ग्रंथ जिसमें आला और उदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन किया गया है, वह कौन सा रासो ग्रंथ था? परमार रासो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा ग्रंथ था साथियों? परमार रासो था। आगे है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने
अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का कौन सा ग्रंथ था? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि, कहने का मतलब ये है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी का पहला कवि किसको माना था? तो वो था स्वयंभू। किसको माना था साथियों? स्वयंभू को माना था। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, पंक्ति किसकी रचित है? अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई पंक्ति है अपने गुरु के लिए। ठीक है, गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, ये पंक्ति किसकी है? अमीर खुसरो की। अगला प्रश्न आता है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। शुक्ल जी के उक्त कथन का आशय क्या है? विद्यापति के पद अधिकतम श्रृंगार ही हैं। तो साथियों, ये जो कथन है ये किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। लेकिन किसके लिए कहा गया है? विद्यापति जी के जो पद हैं वो श्रृंगार ही माने गए हैं, या श्रृंगारिक पद ही माने गए। अगला प्रश्न है, पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे पीछे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। आचार्य शुक्ल के इस कथन के रिक्त स्थान की पूर्ति हमें करनी है। तो साथियों, दोहा या दूहा, तो याद करना कि पहले जैसे गाथा या गाहा करने से प्राकृत का बोध होता था। तो ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। और बीच में जो यहाँ पर डैश लिखा हुआ है वहां दोहा या दुहा शब्द का प्रयोग होगा। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है साथियों, याद रखना इसको, और बहुत बार ये कथन पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति कौन सी थी? राहुल वेल। कौन सी कृति थी? राहुल वेल कृति थी साथियों, शिलांकित कृति मानी जाती है। गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम क्या बताया गया है? हठ योग साधना पद्धति। गोरखनाथ की साधना पद्धति कौन सी थी? हठ योग साधना पद्धति। बाद में कबीर ने भी इसमें विस्तार किया, अर्थात खुद ने भी, कबीर ने भी इसको अपनाया था। ठीक है, तो यहां तक कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। विक्रम की सातवीं शताब्दी विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणित हो गई। ये कथन किसका है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अपभ्रंश भाषा को पुरानी हिंदी भाषा कहने वाले कौन थे? सबसे पहले चंद्रधर शर्मा गुलेरी ही रहे हैं। तो ये जो कथन कहा गया है इसे भी जरूर ध्यान रखिएगा। विक्रम के साथ यानी कि 7वीं से 11वीं शताब्दी विक्रम संवत तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वो पुरानी हिंदी में क्या हो गई? परिणित हो गई, बदल गई। ये कथन किसका है साथियों? ये है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का कथन है। मेरे हिसाब से इसमें कोई समस्या आपको नहीं होगी। चले आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है मित्रों, बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिए। विशुद्ध चरितावली जीवन चरित्र का लेखक कौन है? विशुद्ध चरितावली या फिर जीवन चरित्र का लेखक कौन है? माधव प्रसाद मिश्र। क्या नाम है? माधव प्रसाद मिश्र। अगला है साथियों, पुरानी हिंदी का उदय किससे माना जाता है? अवट भाषा से या अपभ्रंश भाषा से माना जाता है। विद्यापति ने अपनी किस रचना की भाषा को अवट कहा था? कीर्तिलता। ठीक है, तो विद्यापति ने अपनी किस रचना की भाषा को अवट कहा? कीर्तिलता। यानी कि जो कीर्तिलता जो विद्यापति ने लिखी है वो अवट भाषा में लिखी थी। आगे, विद्यापति पदावली की भाषा कैसी है? मैथिली भाषा है साथियों, याद रखना। विद्यापति पदावली की भाषा कैसी है? मैथिली। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के जो प्रणेता माने जाते हैं वो किसको माना जाता है? स्वयंभू को माना जाता है। अपभ्रंश भाषा में कृष्ण काव्य के प्रणेता यहाँ पर किसको कहा गया है? स्वयंभू को कहा गया है साथियों, याद रखना इस बात को। अगला प्रश्न है, पुष्पदंत किस सदी में हुए थे? वो हुए थे 10वीं सदी में। किस सदी में हुए? 10वीं सदी में। आदिकालीन वेदक ग्रंथ किसको माना जाता है? जगत सुंदरी प्रयोग माला। याद रखना साथियों, ये नहीं मिलते हैं चीजें, इसको याद रखना। आदिकालीन जो वेदक ग्रंथ है वो किसको माना जाता है? जगत सुंदरी प्रयोगशाला में। ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। वो है नरपति नाल। ऐसी रासो ग्रंथ की रचना का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। वो कौन है? नरपति नाल। बीसल देव रासो के नायक किसको माना जाता है? विग्रहराज चतुर्थ।
बिसल देव रासो के नायक माने जाते हैं। बिसल देव रासो की नायिका कौन थी? राजमती थी साथियों। और बिसल देव रासो की भाषा कौन सी थी? राजस्थानी भाषा थी। ठीक है, तगड़े प्रश्न है साथियों, और वन लाइनर में लिखे हुए हैं, सबसे मेन बात है। और वन लाइनर में पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास, पूरा काव्य शास्त्र, जबरदस्त नोट है साथियों। चाहे बीपीसी पीजीटी हो, एलटी ग्रेड हो, या आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, डीएसएसबी पीजीटी टीजीटी हो साथियों, केंद्रीय विद्यालय पीजीटी टीजीटी हो, कहीं पर भी हिंदी साहित्य का इतिहास आता है। इन नोट्स को आप जरूर से जरूर अपने घर पर मंगवाइए, बहुत अच्छे नोट्स है साथियों, बाकी आपकी इच्छा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है, बीसल देव रासो के का जो नायक है वो किसको माना जाता है? विग्रहराज चतुर्थ को। बीसल देव रासो की नायिका कौन है? राजमती है। बीसल देव रासो की भाषा राजस्थानी है। बीसल देव रासो के रचयिता नरपति नाल है। रानीपन रानीपन और सामंती जीवन से बंधन मुक्ति की अभिव्यक्ति किस ग्रंथ की अपनी खास विशेषता रही है? वो बीसल देव रासो की रही है साथियों। इस पॉइंट को याद कर लेना, रानीपन और सामंती जीवन, रानीपन और सामंती जीवन से बंधन मुक्ति की जो अभिव्यक्ति है वो किस ग्रंथ की अपनी एक विशेषता रही है? वो भी बीसल देव रासो ही रहा है। बीसल देव रासो का जो स्वरूप है वो एक गीति काव्य है। आदिकाल के प्रमुख श्रृंगारिक कृति किसको माना जाता है? बीसल देव रासो को माना जाता है। बताइए कौन सा क्वेश्चन छूटेगा? कोई क्वेश्चन छूटेगा कि एक जगह पर ही सब कुछ डाल दिया? आगे है, आदिकाल के प्रमुख श्रृंगारिक कृति बीसल देव रासो है। चौपाई के साथ दोहा रखने की जो पद्धति है वो क्या कहलाती है? कड़वक कहलाती है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसको माना जाता है? पृथ्वीराज रासो को। रासो पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्र बरदाई को कहा जाता है साथियों। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्र बरदाई का जो पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्र बरदाई का जो मूल नाम था वह वलिद्य था। क्या नाम था चंद्र बरदाई का? वलिद्य। वह कवि जिसको हिंदी में राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया था वो विद्यापति थे। ठीक है, राजशेखर की उपाधि किसको दी गई थी? विद्यापति को ही दी गई थी। आदिकाल के काव्य की जो प्रधान भाषा रही है वो डिंगल पिंगल मिश्रित भाषा रही है। रणमल छंद के रचयिता किसको माना जाता है? रणमल छंद के श्रीधर को। और प्राकृत भाष हिंदी से क्या मतलब है? अपभ्रंश भाषा। गोरा बादल की जो कथा यहाँ पर रचित है वो जटमल द्वारा लिखी गई है। गोरा बादल की कथा रचित है जटमल द्वारा। गोरा बादल की कथा रचित है पृथ्वीराज अनुरुक्त किसके लिखी गई? जटमल के द्वारा लिखी गई है साथियों। चलिए अगला प्रश्न आता है, नाथ संप्रदाय में हठ योग का जो अर्थ है वो क्या है? ह का मीनिंग होता है सूर्य और ठ का मीनिंग होता है चंद्र। तो याद रखना साथियों, नाथ संप्रदाय में हठ योग का, हठ शब्द में हठ योग का, हठ शब्द जो है उसमें ह का मीनिंग सूर्य है और ठ का मीनिंग है चंद्र। तो याद रख लेना। तो नाथ संप्रदाय में हठ योग का मतलब क्या है? सूर्य और चंद्र है। हिंदी के इतिहासकार जिनके मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा। तो शालिभद्र सूरी जो है पहले कवि माने गए हिंदी साहित्य के इतिहासकारों में। तो वो किसके द्वारा माने गए हैं? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा माने गए हैं। अगला प्रश्न आता है, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। याद रखना इस कथन को, जबरदस्त बात है, जबरदस्त। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उन दिनों जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है साथियों। ठीक है, यहाँ पर दोहा या दुहा को भी वो डॉट डॉट करके दे सकता है, इस बात का ध्यान रखना। और गाथा या गाहा इसको भी डॉट डॉट करके दे सकता है बीच में। और आपसे पूछ सकता है कि ये कथन किसका है? तो ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, इस बात का ध्यान रखना। विद्यापति के श्रृंगारिक भाव को यहाँ पर प्रकट किया गया है। आगे, मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे गर दीनी कस मोरी माल, सुनी सेज डरावन लागे, विरहा अगिन मोय डस डस जाए। उपयुक्त पंक्तियां जो है साथियों किसकी है? अमीर खुसरो की पंक्तियां हैं। ठीक है, किसकी पंक्तियां हैं? अमीर खुसरो की पंक्तियां। अब आप कम ये स्पीड के साथ पूरा करने वाला एक बहुत बड़ा आपके पास
बहुत अच्छा मैटर आपके घर पे आएगा, आपको ये पढ़ना जरूरी है। सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन, सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं। ये विचार किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। एक बार फिर पढ़िए इस कोटेशन, सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती है। तो यह विचार किसका है साथियों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का विचार है। मित्रों, बहुत बढ़िया से आप लोग पढ़िए, तैयारी कीजिए। कोटा ऑनलाइन क्लासेस आपके साथ है। कोटा ऑनलाइन क्लासेस से जुड़िए, चैनल से जरूर जुड़िएगा साथियों। बस आपका इसी तरह से प्यार बना रहे, और नोट्स के बारे में आपको बताता रहता हूँ, लास्ट में फिर बताऊंगा कैसे मंगवाने हैं। आगे, इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर एक अचंबा हमने देखा, देहरे का नासूर। अमीर खुसरो की उपयुक्त पंक्तियों से क्या अभिप्राय है? कुएं से अभिप्राय है। इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर एक अचंबा हमने देखा, देहरी का नासूर। अमीर खुसरो के उपयुक्त पहली से क्या मतलब है? कुएं से मतलब है। सकी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। उपयुक्त काव्य पंक्तियां हैं अमीर खुसरो की। अगला प्रश्न आता है, अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं, वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग, बहुत दिनों तक, आदि काल के अंत, क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। उपयुक्त जो कथन है साथियों, वो आचार्य रामचंद्र का शुक्ल का कथन है। ये कथन साथियों हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन कथनों को जरूर बार बार पढ़ना, चाहो तो एक जगह लिख लेना, चाहो तो इन नोट्स को मंगवा लेना। आगे है, अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं, वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग, बहुत दिनों तक, आदि काल के अंत, क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। उपयुक्त कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का कथन रहा है साथियों। चले आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अगला प्रश्न आता है, सहजयान के प्रवर्तक किसको माना जाता है? सरहप्पा को माना जाता है, सबको पता होगा। विद्यापति की वो रचना जो अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई थी, वो है कीर्ति पताका। ठीक है। पृथ्वीराज रासो में सर्ग को क्या कहा जाता है? समय कहा जाता है पृथ्वीराज रासो में। पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग या समय है साथियों? 69 है साथियों। कितने हैं? 69। ये तो याद हो ही जाएगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं। कितने हैं? 69 है। आगे बात करते हैं अब, चंद्र बरदाई को पृथ्वीराज रासो का समकालीन, ये चंद्र बरदाई को पृथ्वीराज का समकालीन किसने कहा था? गार्सा दत्तासी के द्वारा कहा गया था। ये नहीं मिलता भाई प्रश्न, मिलता है क्या बताओ? चंद्र बरदाई को पृथ्वीराज जो है, चंद्र बरदाई को पृथ्वीराज का समकालीन किसने कहा? गार्सा दत्तासी ने कहा था। किसने कहा था? गार्सा दत्तासी के द्वारा समकालीन कहा गया था। हिंदी काव्य में, हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला बारहमासा सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? बिसल देवरासो ग्रंथ में मिलता है साथियों। बताइए, इतना तगड़ा प्रश्न है ये। थोड़ी सी क्या है सर, थोड़ी सी तबीयत जो है ना वो लूज हो रही है, इसलिए वीडियो शायद एक दो दिन का डिले हो गया। बाकी तो अपन तैयार हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, अभी तो जवान ही है यार। हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला बारहमासा सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? बिसल देवरासो में। पृथ्वीराज का सबसे बड़ा जो समय, जो सर्ग है, वो कनवज्ज युद्ध है। पृथ्वीराज रासो की नायिका कौन थी? संयोगिता थी। पृथ्वीराज रासो बिल्कुल अनैतिक ग्रंथ, अनऐतिहासिक ग्रंथ है, ये कथन किसका था? गौरी शंकर हीराचंद ओझा का। पृथ्वीराज रासो बिल्कुल अनऐतिहासिक ग्रंथ है, ये कथन किसका है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। पृथ्वीराज रासो मूलतः कैसा काव्य है? एक वीर काव्य है। पृथ्वीराज रासो के रचना विधान में सर्वाधिक विवादास्पद पक्ष जो रहा है, वो ऐतिहासिकता के ऊपर ही रहा है। चारण काव्य की भाषा कैसी थी? डिंगल भाषा थी। आत्मबोध रचना जो है किसकी है? गोरखनाथ की है। माधव अम परिणाम निहारा, ये काव्य पंक्तियां किसकी है? विद्यापति की है। माधव अम परिणाम निहारा, ये पंक्तियां किसकी है?
विद्यापति की पंक्तियां हैं साथियों। बोध गान हो दोहा का संपादन किसके द्वारा किया गया था? हर प्रसाद शास्त्री के द्वारा किया गया था। कौन सा? बोध गान ओ दोहा। गान वो दोहा का संपादन हर प्रसाद शास्त्री ने किया। साथियों जरूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसे लगे आपको ये प्रश्न, और आप पढ़ते रहिए कंटिन्यू। आप कहाँ से भी, कैसे भी, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, अगर आपके हिंदी साहित्य का इतिहास आता है तो ये जरूर पढ़ना साथियों। चाहे आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, लेकिन इनको जरूर पढ़ना। अगला प्रश्न है, रासो काव्य जिसका मूल वर्ण्य विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस माना जाता था, वो है बीसल देव रासो। वह रासो काव्य जिसका जो वर्ण्य विषय है वो वीर रस न होकर के श्रृंगार रस माना गया, वो कौन सा था? बीसल देव रासो। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि किसको स्वीकार किया था? राजा मुंज को स्वीकार किया था। हालात ये कन्हैया के रचनाकार कौन है? अमीर खुसरो। हालात ये कन्हैया के रचनाकार अमीर खुसरो को माना जाता है। अगला प्रश्न आता है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं 15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन हुआ है, वो किसमें हुआ है साथियों? कीर्तिलता में हुआ है। जयमयंक जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? मधुकर कवि हैं। विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथ लिखे थे? 16 ग्रंथ लिखे हैं। व्याकरण ग्रंथ रचना किसकी? व्याकरण उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है एक व्याकरण ग्रंथ है दामोदर शर्मा की। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा ने लिखा ग्रंथ है, लेकिन ये एक व्याकरण ग्रंथ गिना जाता है साथियों। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब अगला प्रश्न आता है, डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुण या संतों की वाणियां, कृष्ण भक्ति या रागानुभक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्ति या वेदी भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये छहों धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। ये कथन किसके द्वारा लिखा गया है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। याद रखना, इसकी कोई ट्रिक बना लेना याद करने की साथियों। डिंगल डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, बस यहां से पकड़ लेना। डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, तो ये कथन किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। इतना बड़ा बड़ा तो याद भी नहीं रह सकता। डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुण या संतों की वाणियां। डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुण या संतों की वाणियां, कृष्ण भक्त या रागानुभक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्ति या वेदी भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये छहों धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। ये कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। देखो, एक तो ये हो गई डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, दूसरा है निर्गुण संतों की वाणियां, ठीक है, कृष्ण भक्त या रागानुभक्ति मार्ग के साधकों के पद, तीसरी हो गई राम भक्त या वेदी भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, यहाँ पर चौथी हो गई सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य के, ये छहों धाराएं कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के, फिर इसके बाद में ऐतिहासिक, तो ये पांचवी और ये छठी। ठीक है, और रीति काव्य, तो यहाँ पर साथियों ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो हो गई 5, ठीक है ना, और ये छठी हो जाएगी। ये छहों धाराएं अपभ्रंश कविता का एक स्वाभाविक विकास है। तो ये कथन किसका था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन था। तो ये 6 धाराएं किसने मानी थी? ये 6 धाराएं हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा मानी गई है साथियों। फिर अगला प्रश्न आता है, कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है, कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? उसे नाद कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? नाद। वर्षा ऋतु में गाया जाता है आल्हा खंड, आल्हा गीत को गाया जाता है वर्षा। रचना काल की दृष्टि से कृतियों का सही अनुक्रम, सबसे पहले कुवल्यमाला कथा, दूसरे नंबर पर राहुल वेल, तीसरे नंबर पर उक्ति व्यक्ति प्रकरण, चौथे नंबर पर फिर वर्ण रत्नाकर आता है। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, परमात्म प्रकाश के जो रचनाकार है वो योगेंद्र या जोहिंदु को माना जाता है। परमात्म प्रकाश के रचनाकार योगेंद्र या जोहिंदु को माना जाता है। सबरस के रचनाकार कौन थे? मुल्ला वजही थे। और कुवल्यमाला कथा के रचनाकार उदोतन सूरी को कहा जाता है। पृथ्वीराज रासो के प्रथम विदेशी
उद्धारकर्ता के रूप में प्रसिद्ध हुए कर्नल जेम्स टोड। आदिकाल के किस रचना में इतिहास की उपेक्षा की गई है? पृथ्वीराज रासो में। किस रासो ग्रंथ का एक पद्य प्राकृत पेंगलम में मिलता है साथियों? हमीर रासो ग्रंथ में। किस रासो ग्रंथ में महाराणा प्रताप सिंह का भी वर्णन होता? खुमान रासो में। किस रासो ग्रंथ में महाराणा प्रताप सिंह का भी क्या वर्णन होता है? खुमान रासो के अंतर्गत इनका भी वर्णन किया जाता है साथियों। चलिए अगला प्रश्न करते हैं यहाँ पर। खुमान रासो के रचयिता किसको माना जाता है? दलपत विजय को। जो खुमान रासो है उसके रचयिता किसको माना जाता है? दलपत विजय को माना जाता है। पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? जयानक की रचना है। कन्नौज के राजा जयचंद की वीर गाथा का गान किसमें किया गया? भट्ट केदार ने जयचंद प्रकाश के अंतर्गत किया है। जयमयंक जस चंद्रिका के रचयिता मधुकर कवि है। पूर्वी राजस्थानी के ब्रज मिश्रित रूप को क्या कहते हैं? पिंगल। परमार रासो काव्य कृति के कवि का नाम क्या है? जगनिक। बुद्धि रासो काव्य किसने लिखा? बुद्धि रासो एक काव्य है, वो कौन सा काव्य है? प्रेम काव्य है साथियों। ढोला मारोरा दोवा की नायिका का नाम क्या है? मारवणी। क्या नाम है? मारवाड़ी नहीं है, मारवणी। क्या नाम था? मारवणी। ढोला मारोरा दोवा के रचयिता किसको माना जाता है? कुशल लाभ या कवि कल्लोल को माना जाता है। परमार रासो काव्य कृति के कवि कौन थे? जगनिक थे। किस रासो ग्रंथ को आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है? परमार रासो को। यह प्रश्न बहुत बार आता है। किस रासो ग्रंथ को आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है? परमार रासो को जाना जाता है। और परमार रासो के कवि थे वो जगनिक थे साथियों, इसको याद रखना। हिंदी खड़ी बोली के जो प्रथम कवि माने जाते हैं वो अमीर खुसरो को माना जाता है। हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि किसको माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। याद हो जाएगा, यहां तक कोई समस्या मुझे तो नहीं लगती। ठीक है, अगला। हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो का जो पूरा नाम था अब्बुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो। अब्बुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो। अमीर खुसरो कृत नूह सिपर का जो विषय रहा है वो भाषा विज्ञान रहा है। नूह सिपर किसने लिखी? अमीर खुसरो ने। और इस किस विषय पर लिखी गई थी? भाषा विज्ञान पर। ठीक है। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की जो पहली पुस्तक मानी जाती है, मैथिली हिंदी में रचित गद्य की जो पहली पुस्तक मानी जाती है वो है वर्ण रत्नाकर दामोदर की। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक वर्ण रत्नाकर के द्वारा, वर्ण रत्नाकर दामोदर कवि के द्वारा लिखी गई पुस्तक मानी जाती है वर्ण रत्नाकर। तो साथियों बहुत अच्छे प्रश्न रहे और अब आगे इन प्रश्नों को करेंगे अगले वीडियो में। साथियों आपको कैसे लगे प्रश्न जरूर बताइएगा। और मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको नोट्स मंगवाने हैं तो मेरा फर्ज है, बाकी आपकी इच्छा है नोट्स मंगवाना न मंगवाना, वो तो आपकी इच्छा के ऊपर ही रहता है साथियों। मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि नोट्स जो है वो आप मंगवा सकते हैं अपने घर पर। ठीक है। तो साथियों भाग 1 और भाग 2 और काव्य शास्त्र वाले जो नोट्स हैं वो निश्चित रूप से आप लोग मंगवाइए। ये जो नोट्स है साथियों, ये देखो, ये जो नोट्स है मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। भाग 1 और भाग 2, ये जो भाग 1 और भाग 2 है ये हैंड रिटन नोट्स हैं, डिटेल नोट्स हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के, हाथों से लिखे हुए हैं मेरे, बहुत जबरदस्त नोट्स हैं और शायद इससे कुछ बार नहीं जाएगा। ये देखिए। और आप कहीं पर भी किसी की भी तैयारी कर रहे हो, कहीं पर भी किसी की भी तैयारी कर रहे हो आप, चाहे एलटी ग्रेड हो या बीपीसी पीजीटी टीजीटी हो, डीएसबी पीजीटी टीजीटी हो या आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, किसी की भी अगर तैयारी कर रहे हो ना तो इन नोट्स को जरूर पढ़ना साथियों। ये भाग 1 और भाग 2 आपके पास आएंगे। ठीक है साथियों। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है या फिर नंबर दिए हुए, आप वहां पर जरूर कॉल कीजिए। तो ये तो हो गया हिंदी साहित्य के डिटेल नोट्स। अब ये हो गई ग्रामर, इसमें पूरी ग्रामर है साथियों, ये भी हैंड रिटन है। देखिए आप, पूरी हैंड रिटन है। आपको मैं कह रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं कि इससे बाहर कुछ नहीं है। तो ग्रामर हो गई, हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया। इसके बाद में आरपीएससी सेकंड ग्रेड के, आरपीएससी सेकंड ग्रेड का काव्य शास्त्र और शिक्षण विधियों के नोट्स है भाग 3। ये देखिए आप, और आपको मैं गारंटी दे रहा हूं कि इससे बेस्ट हिंदी शिक्षण की विधियां और काव्य शास्त्र नहीं मिलेगा, ये मेरा वादा है। बस विश्वास करके आप अपने टेबल पर इनको जरूर लेके आइए। और जो आप लोगों को मैं ये पढ़ा रहा हूं वन लाइनर, ये ब्रह्मास्त्र नोट्स हैं साथियों, ब्रह्मास्त्र नोट्स वन लाइनर है। हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्य शास्त्र पूरा, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, पीजीटी हो, टीजीटी हो, पूरा कंप्लीट वन लाइनर रूप में आप लोगों को समाहित करके दिया जा रहा है।
तो आप वन लाइनर नोट्स को भी मंगवा सकते हैं। ब्रह्मास्त्र नोट्स के नाम से आएंगे आपके घर पर। और साथियों, आपको कैसे मंगवाना है, ये आपको कैसे मंगवाना है मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर आपको जो मंगवाने का तरीका है, आप इसे कैसे मंगवाओगे, देखिए यहाँ पर 9929261623 इस नंबर पर आप कॉल कीजिए, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और फिर आपको पूरी डिटेल बता दी जाएगी। साथियों, जो ब्रह्मास्त्र नोट्स हैं वो तो मैंने आपको बता दिया, 380 रुपए के मिलेंगे ब्रह्मास्त्र नोट्स। 380 रुपए के मिलेंगे साथियों ब्रह्मास्त्र नोट्स। और मैंने आपको बता दिया हिंदी साहित्य का इतिहास भाग 1 और भाग 2। साथियों, ये बहुत जबरदस्त नोट्स हैं। अगर किसी को लगता है साथियों, मैं आपको बता देता हूं, कोई अगर रीट की तैयारी कर रहा होगा, कोई रीट की तैयारी कर रहा है, मेन की तैयारी, या फिर साथियों सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है, तो साइकोलॉजी के ये हैंड रिटन नोट्स है। साइकोलॉजी के नोट्स इतने तगड़े नोट्स हैं, मजा आ जाएगा आपको, जबरदस्त नोट्स है। ठीक है साथियों, अब आपकी इच्छा, आपको कौन सा मंगवाना है ये आपको मैंने सारे ही बता दिए साथियों। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। साथियों, मेरा बताने का फर्ज है और आपका मंगाने का फर्ज है। अब वो आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है साथियों। ठीक है, ये ना सोचिएगा कि सर बेचना चाह रहे हैं, वो करना चाह रहे हैं। आप नहीं मंगवाओगे तो क्या बेचना चाह रहे हैं और क्या नहीं बेचना चाह रहे हैं, ये तो आपके ऊपर है भाई। पढ़ना आपको ही है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू।